हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था शरीर तंत्र, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज हम ऊपर से नीचे तक आ चुके हैं, उसके बीच में चर्चा करते हैं जनन तंत्र के बारे में। जी हाँ, आज हम जानेंगे जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र के बारे में बात करूं तो दोस्तों जनन तंत्र नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि एक प्रोडक्ट का दोबारा से बनना। एक जीव, मान लिया ये जीव है, इसकी दोबारा संतति क्रिएट होना, दोबारा जन्म होना रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोडक्टिव कहलाता है, जो कहलाएगा जनन, यानी दोबारा जन्म होगा। जनन क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपने समान वंशावली को निरंतर जारी रहे। यानी यानी कोई जीव है, जैसे हाथी है, हाथी अपने जैसे हाथी अपने जैसे दूसरे हाथी यानी बेबी हाथी पैदा करके हाथियों की प्रजाति को जिंदा रखेगा। उसी तरह ह्यूमन अपने समान बच्चे पैदा करके उन्हें अपनी संततियां जारी रखेगा, अपनी वंशावली जारी रखेगा। इसलिए जनन आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा आपको पता है, पूरी संतति नष्ट हो जाएगी। इसलिए जनन आवश्यक होता है। जनन यानी रिप्रोडक्टिव। और ये देखो, जनन जो जिन जिन अंगों से होता है वो सम्मिलित रूप से जनन में जो जो अंग सहायक होंगे उन्हें सम्मिलित कर लिया जाए तो वो जनन तंत्र कहलाता है। सिंपल सी बात। देखिए, जनन की बात करें, सबसे पहले जनन के बारे में देखेंगे तो जनन के बारे में देखते हैं। तो जनन है ना, जनन दो तरीकों से होता है। किस तरह से? जीवों में जनन दो तरीकों से होता है। फर्स्ट में बात करूंगा लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी कहते हैं। और एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी कहते हैं। दोस्तों एक चीज गौर करने लायक है कि मैंने लैंगिक जनन के बारे में बहुत, लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है, मैंने पहले पिछली क्लासों में भी पहले बहुत ही बात बताया है, तो मैं एक बार और बताना चाहूंगा और जल्दी से खत्म करूंगा इस चीज को। लैंगिक जनन में दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लैंगिक जनन के अंदर दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत जेंडर्स की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में, जिसमें एक नर होगा और एक मादा होगा। दोनों में अलग अलग जनन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए किस किस की जरूरत होगी, नर की और मादा की जरूरत होगी लैंगिक जनन में। अब नर के जनन कोशिका को बोलेंगे, नर की जनन कोशिका को क्या बोल देंगे अपन? शुक्राणु। और मादा की जनन कोशिका को हम बोल देंगे अंडाणु। ये दोनों मिलेंगे तो दोस्तों एक जुगमनज या जाइगोट का निर्माण होगा, जिससे अपने समान बच्चा या जीव पैदा होगा। तो जनन के अंदर दो जीवों की जरूरत पड़ती है जो विपरीत जेंडर होते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक तो क्या होगा, नर होगा और एक मादा होगी। दोनों के शुक्राणु आपस में मिलेंगे जनन प्रक्रिया के अंदर और एक युग्मनज का निर्माण होगा। उसके बाद में एक बच्चा का पैदा होगा। यानी कि जनन के अंदर दो जीवों की आवश्यकता होती है इस टाइप के जनन के अंदर। ठीक है, और अलैंगिक जनन में क्या होगा दोस्तों? अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव अपने समान संतति पैदा कर लेता है। जैसे ये कोई हाइड्रा का मैं चित्र ले रहा हूँ, ठीक है, और ये हाइड्रा अपने में से टूटकर या अपने अंदर जोड़कर मुकुलन विधि द्वारा या विखंडन विधि द्वारा तोड़कर एक अपने समान ही अपने समान ही संतति पैदा कर लेता है। इस टाइप से ये अलैंगिक जनन कहलाता है। ये एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन ज्यादा पाया जाता है। सिंपल सी बात है, आप यह याद रखना कि अलैंगिक जीव जो एक लिंगी जीव जो भी होंगे, एक कोशिकीय जीव सॉरी, उनमें अलैंगिक जनन पाया जाएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन टूट विखंडन विधि द्वारा हो रहा है, टूट के अपने समान क्या कर रहे हैं, जीव पैदा कर रहे हैं। देखिए एक चीज गौर करने योग्य है कि अलैंगिक जनन पाया जाता है मनुष्य में या स्तनधारियों में, या मैं या बोल दूं कि यह जनन पाया जाता है बहुकोषीय जीवों में।
ठीक है, ये पाया जाएगा एक कोशिकीय जीवों में। दोस्तों मैं एक जगह आपको गौर कराना चाहूंगा कि अगर ये दोनों ही अवस्थाएं अगर सम्मिलित रूप से होती हो कोई जीव में, तो उसे बोल देते हैं द्विलिंगी जीव, जिनमें दोनों ही लिंग पाए जाते हो। ऐसे जीव जिनमें दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हो, दोनों विपरीत लिंग पाए जाते हो, उसे बोलते हैं द्विलिंगी जीव। ये इन जीवों के अंदर अलैंगिक अवस्थाएं से एक अलैंगिक अवस्था से भी जन्म होता है और द्विलिंगी और लैंगिक अवस्था दोनों से जन्म होता है। इनका उदाहरण दूंगा तो उदाहरण के रूप में आप नोट कर लेना, पादप जगत में या पादप जगत के अंदर इन तरह के जीव आते हैं। दोस्तों मैं पादपों में बात करूंगा तो पादपों में जैसे आप गुलाब का फूल लेके आ रहे हो, उसकी टहनी को उगा देते हो, रोप देते हो, तो एक नया पौधा बन जाता है। वो तो हो गया कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। और अगर आप बीज से पादप पैदा कर रहे हो, परागकण की क्रिया हो रही है पादप में, वो हो गया लैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। हमारे कोर्स में मनुष्य का जनन तंत्र, मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में पाठ्यक्रम है, तो हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र आखिर होता कैसा है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में हम देखेंगे। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे वसण, दूसरे नंबर पर शुक्र वाहिका, तीसरे नंबर पर अधिवसण, चौथे नंबर पर शुक्र वाहिनियां, पांचवें नंबर पर देखेंगे शुक्राशय, छठे नंबर पर अपन देखने जा रहे हैं कौन सा, जनन शिशन, फिर सातवें नंबर पर जनन ग्रंथियां। इनसे मिलकर नर जनन तंत्र एक कंप्लीट बनता है। दोस्तों नर जनन तंत्र में वसण सबसे अहम रोल अदा करता है और ये प्रथम जनन तंत्र भी माना गया है। प्रथम जनन अंग माना गया है कौन सा, नरों में प्रथम जनन अंग वसण को माना गया है। वसण के सबसे पहले एक छोटे से डायग्राम से स्टार्ट करें कि वसण होता क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वसण का, ठीक है। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वसण का। तो वसण होते हैं वसण कोश के अंदर। दोस्त ये वसण कोश होते हैं शरीर के टांकों के बीच में, जो अपना तापमान यानी कि शरीर से 3-4 डिग्री तापमान को कम करने के लिए बाहर होते हैं, ठीक है। इनमें वसण के अंदर वसण इनके अंदर पाए जाते हैं वसण, जो एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। संख्या में एक जोड़ी वसण क्या होते हैं, वसण एक जोड़ी होते हैं, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड होता है, ठीक है। इस वसण में पाए जाएगी कुछ गैप्स इस टाइप से, जिनमें नलिकाएं होती है इस टाइप से। देखिए इन बीच बीच में मैं एक कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पर। दोस्तों इस टाइप से नलिकाएं, इसके अंदर इस टाइप से नलिका जैसी संरचनाएं होती है, जिसे सेमनीफेरस नलिका के नाम से जानते हैं। सेमनीफेरस नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब इस टाइप से पूरे वसण में फैली हुई होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्स, ये इस टाइप से सेमनीफेरस ट्यूब्स फैली होती है पूरे वसण में। इस टाइप से सेमनीफेरस ट्यूब्स फैली होती है। इन सेमनीफेरस ट्यूब के आगे यहाँ पर लैंडिंग सेल्स पाई जाती है। लैंडिंग सेल्स, ये सेल्स क्या कहलाएगी, लैंडिंग सेल्स। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैंडिंग सेल्स।
यहाँ पर जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पर ही बना रहा हूँ दोस्तों। इस साइड से लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। इस टाइप से थोड़े खांचे टाइप की संरचना पाई जाती है एक वसन के अंदर। अगर हम उसे उसके काट को नजरिए से काट को देखें तो देखिए इस टाइप से वो पाई जाती है। और इसके अंदर पाई जाती है सेमनीफेरस नलिकाओं की ट्यूब्स की जैसे संरचना। यह सेमनीफेरस ट्यूब्स इसमें पूरे वसन के खांचों में फैली हुई होती है सेमनीफेरस ट्यूब्स इस टाइप से। यह सेमनीफेरस ट्यूब्स दोस्तों, यहाँ पर मैं खांचे थोड़ा ढंग से बना रहा हूँ। यह सेमनीफेरस ट्यूब का काम क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। हाँ, ये पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्स। सेमनीफेरस ट्यूब पाई जाएगी कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब पाई जाएगी वसन के अंदर। इनका काम है शुक्राणु निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका काम है? सेमनीफेरस ट्यूब का काम है। इनके आगे देखिए इस टाइप से लैंडिंग सेल्स पाई जाएगी। ये लैंडिंग सेल्स पाई जाएगी इस टाइप से लैंडिंग सेल्स पाई जाएगी। इन लैंडिंग सेल्स का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। इन लैंडिंग सेल्स से पाई जा रही है दोस्तों। इनके नीचे देखिए, आप देखोगे तो इनके नीचे इस टाइप की कोई संरचना पाई जाती है, कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें बोल देंगे सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका दोस्तों, मैं इनका कार्य साथ के साथ लिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। सर्टोली कोशिका का कार्य क्या है दोस्तों? शुक्राणुओं को पोषण देना, शुक्राणुओं को पोषण देना, ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण देना। अब इनके बीच बीच में से इस टाइप की नलिका जैसी संरचनाएं निकली हुई होती है। इस टाइप से नलिका जैसी संरचनाएं निकली हुई होती है दोस्तों। इन नलिकाओं जैसी संरचनाओं को बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। इन्हें बोल देंगे दोस्तों शुक्र वाहिकाएं। इन शुक्र वाहिकाओं को एक चीज ढकी हुई होती है इस टाइप से। हाँ, इस टाइप से शुक्र वाहिकाओं को इस टाइप से एक चीज ढकी हुई होती है। इन्हें बोल देंगे अधिवसन। अधिवसन बोल देंगे, अधिवसन द्वारा ढकी हुई होती है। इन अधिवसनों से देखिए इस टाइप से एक नलिका या एक ट्यूब्स निकली हुई होती है बाहर तक। दोस्तों इस साइड भी यही संरचना होती है, इस साइड भी यही संरचना होती है। मैं एक साइड बना रहा हूं अभी। इन देखिए ये इस टाइप से एक नलिका निकली होती है जिसे बोल देंगे अपन शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका बोल देंगे अपन इन्हें। ये शुक्र वाहिका दोस्तों, इसे मिटा रहा हूं। ये शुक्र वाहिका, ये दिल जैसी संरचना जिसे मूत्राशय बोलेंगे, मूत्राशय से होकर एक मार्शल लंबी नलिका रूपी संरचना बाहर निकली हुई होती है शरीर से, इससे अटैच होती है, ठीक है, इससे अटैच होती है, ठीक है। अब इस साइड भी और एक इस साइड भी, ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड क्या पाई जाती है? ये होगा शुक्राशय, ये होगी प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट, और यहां पर एक पॉइंट नुमा संरचना होती है। यहां पर देखो ये नलिका जैसी संरचना हो गई। इस नलिका जैसी संरचना पर क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और शुक्राशय होगा और एक काउपर ग्रंथि भी होगी, काउपर ग्रंथि। इसमें मोटी संरचना का नाम क्या है? इसका नाम है सिसन या पेनिस। इस पेनिस, ये देखो यहां तक आ गया पेनिस, यहां से आगे ये एक मोटी मार्शल संरचना के अंदर रूपांतरित हो जाता है जिसे बोलते हैं सिसन मुंड, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई सिसन मुंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर पाई जाएगी और इस साइड भी इस साइड भी एक नलिका जैसी संरचना निकली होगी, इस साइड भी नलिका जैसी संरचना निकली होगी। ये मूत्राशय हो गया, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होगी, शुक्राशय होगी, काउपर ग्रंथियां हो गई। देखिए दोस्तों
वसन होंगे वसन कोश के अंदर। इनके अंदर 2 वसन पाए जाएंगे। इन वसनों में खांचे पाए जाते हैं जिनमें पाई जाती है सेमनीफेरस नलिकाएं या सेमनीफेरस ट्यूब। इन सेमनीफेरस ट्यूब से शुक्राणुओं का निर्माण होता है इनके अंदर। दोस्तों एक चीज देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन में होगा या तो वसन, या ऑप्शन में वसन ना हो के ये पूछ ले कि सेमनीफेरस ट्यूब आ जाए ऑप्शन में, तो आपको सेमनीफेरस ट्यूब में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ जाए कि शुक्राणुओं का पोषण कौन करता है, तो शुक्राणु का पोषण सर्टोली कोशिका शुक्राणु का पोषण करती है। इनके ऊपर अधिवसन होते हैं। अधिवसन क्या करते हैं, शुक्राणु को रोकने का काम करते हैं। परिपक्वन शुक्राणु को स्टोर करते हैं अधिवसन, और शुक्राणु का अधिवसन क्या करते हैं, स्टोर कर देंगे। और क्या करेंगे दोस्तों, इनका परिपक्वन यानी इनको पकने में, इनको परिपक्व करने में सहायता कौन प्रदान करेंगे, अधिवसन प्रदान करता है। शुक्रवाहिका से होकर शुक्राणु जो परिपक्व हो गया होता है वो आता है शिशन के अंदर। शिशन से शुक्राशय और पोर्टेस्ट ग्रंथि एक चिपचिपा सारी पदार्थ सा होता है, उसका श्रवण करता है जिसे वीर्य बोलते हैं। ये वीर्य होता हुआ, वीर्य के श्रवण से पहले ये शिशन जो होता है पेनिस, ये पेनिस होता है कौन सा, अम्लीय माध्यम होता है, क्योंकि इससे इस माध्यम से मूत्र का विसर्जन भी होता है जो होता है अम्लीय। इस अम्लीय माध्यम को सार्य बनाने का काम करता है काउपर ग्रंथि। ये एक काउपर ग्रंथि क्या करती है, सार्य द्रव का स्रावन करती है, जिससे ये नलिका क्या हो जाएगी, सार्य हो जाएगी। अब ये सार्य होने के बाद में शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि वीर्य का स्रावन करती है, जिसका जो होता है एक सार्य। सार्य कितना होगा, 7.2 से 7.4 तक, यानी कि हल्का सार्य होता है वीर्य, जिसमें फ्रक्टोज संकरा पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें काउपर ग्रंथि किसका स्रावन करती है, एक सार्य द्रव का स्रावन करती है, जिससे ये नलिका किसके तो सार्य माध्यम में हो जाएगी, अम्लीय से सार्य माध्यम में। आखिरी में एक फूला हुई संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं शिशन मुंड। यहाँ पर पाई जाएगी कौन सी ग्रंथि, टाइसन ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है, टाइसन ग्रंथि, टाइसन ग्रंथि, ठीक है, टाइसन ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से इसका काम होता है। दोस्तों मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं और थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बोर्ड पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। नोटिफिकेशन भी कैमरा में रिकॉर्ड होनी चाहिए यार ये बताओ या कैमरा थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जो नोटिफिकेशन अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जो नोटिफिकेशन। दोस्तों मैंने अभी रफली डायग्राम बताया था आपको, किसका, नर जनन तंत्र का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए नर जनन तंत्र में सबसे प्राथमिक अंग कौन सा होता है, वसण होता है। ये प्राथमिक अंग होता है किसी नर जनन तंत्र के अंदर, और मोस्ट इंपोर्टेंट अंग होता है। ये नर के टांगों के बीच में पाया जाता है, जो शरीर से बाहर निकला होता है। क्यों, क्योंकि इसमें होता है कौन, शुक्राणु। शुक्राणुओं को सुरक्षित रहने के लिए 3 से 4 डिग्री तापमान कम हो चाहिए, किससे, अपने शरीर से, इसलिए यह बाहर होते हैं, ठीक है। वसण ढके हुए होते हैं वसण कोषों द्वारा। वसण होते हैं, वसण कोष में जो एक झिल्ली नुमा संरचना होती है या एक त्वचा जैसी संरचना होती है, वसण कोष। दोस्तों वसण के बाद में मैं लेता हूं किसको, भाई शुक्राणु को। अब ये वसण क्या करेंगे, शुक्राणु का निर्माण करने में सहायता करते हैं। मेनली शुक्राणु का निर्माण कौन करेगा, शुक्राणु का निर्माण करती है कौन सी नलिका, सेमनीफेरस नलिका। सेमनीफेरस नलिका किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। अब शुक्राणु का निर्माण तो हो गया, पर इसका पोषण भी तो आवश्यकता होती है। तो शुक्राणु का पोषण कौन करेगा, शुक्राणु का पोषण करती है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका शुक्राणु का पोषण करती है, ठीक है दोस्तों।
अब ये शुक्राणु पोषक होने के बाद में इनको परिपक्वन के लिए जगह भी चाहिए, तो एक अधिवसन नाम की संरचना होती है जिसके अंदर शुक्राणुओं का क्या होता है, परिपक्व होते हैं। ये स्टोर भी करते हैं किसको, शुक्राणु को अपने अंदर। ठीक है, अब ये स्टोर परिपक्व होने के बाद में इन्हें बाहर निकालने के लिए शुक्र वाहिका द्वारा ये श्वसन मार्ग तक जाते हैं। ठीक है, ये श्वसन मार्ग तक शुक्र वाहिकाओं द्वारा जाते हैं। ठीक है, शुक्र वाहिका द्वारा ये श्वसन मार्ग तक जाते हैं। अब ये श्वसन मार्ग जिसे पेनिस भी बोलते हैं, वहां तक जाने से पहले इन्हें तैरने के लिए कुछ क्षारीय द्रव की आवश्यकता होती है। वो क्षारीय द्रव कौन प्रदान करेगा, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि, वह शुक्राशय क्या काम करते हैं, तरल चिकने द्रव का श्रवण करते हैं जिसमें शुक्राणु तैरते हैं। इन्हें एक चिकना माध्यम प्रदान हो जाता है जिससे तैर के कहीं भी जा सकते हैं शुक्राणु। ठीक है, अब ये पोस्टर ग्रंथि व शुक्राशय से तरल चिकने पदार्थ का श्रवण हो चुका है दोस्तों। मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक काउपर नाम की ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि। ये काउपर ग्रंथि का कार्य क्या है दोस्तों, देखिए श्वसन मार्ग से शुक्राणु का भी या पेनिस से शुक्राणु भी निकलते हैं और मूत्र भी निकलता है। मूत्र होता है अम्लीय। अब अम्लीय माध्यम में आएंगे शुक्राणु तो वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो इन्हें बचाने का काम करती है काउपर ग्रंथि। क्यों, कैसे बचाएगी दोस्तों, काउपर ग्रंथि क्या करती है, शुक्राणु के आने से पहले एक तरल पदार्थ का श्रवण करती है जो होता है क्षारीय, जिससे क्षारीय माध्यम मिल जाता है, जिससे पेनिस क्षारीय हो जाता है या पेनिस का मार्ग क्षारीय हो जाता है। ठीक है, काउपर ग्रंथि द्वारा क्षारीय हो जाता है। मैं देखो वीर्य के बारे में बात करूंगा। वीर्य का श्रवण कौन कर रहा है दोस्तों, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय कर रहा है। वीर्य होता क्या है, बेसिकली चिकना पदार्थ होता है, चिकना और द्रव्य पदार्थ होता है जिसका पीएच जो क्षारीय होता है 7.2 से 7.5 तक इसका पीएच होता है जो क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है कौन, पीएच। इसके अंदर होते हैं शुक्राणु, इसके अंदर होंगे कौन, शुक्राणु। अब देखिए इसके अंदर, किसके अंदर, वीर्य के अंदर चिकना द्रव्य पदार्थ हो गया, 7.2 से 7.5 हो गया। इसके अंदर एक संकरा पाई जाती है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर्य के अंदर कौन सी संकरा पाई जाती है, तो फ्रैक्टोज नाम की संकरा पाई जाती है। फ्रैक्टोज संकरा जो सबसे मीठी संकरा होती है, फ्रैक्टोज संकरा पाई जाती है जो सबसे मीठी संकरा होती है। ठीक है, वीर्य की। अब दोस्तों वीर्य हो गया, वीर्य देखिए श्वसन हो गया। श्वसन के आगे एक मोटी सी मार्शल सी संरचना होती है। ठीक है, ये मोटी मार्शल संरचना होती है यहाँ पर श्वसन के आगे द्वार भी, जिसे बोलते हैं श्वसन मुंड। इस श्वसन मुंड के आगे यहाँ पर एक होती है टाइसन नाम की ग्रंथि। ठीक है, तो ये हो गया अपना नर जनन तंत्र। कल हम मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा चाहूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।